अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं फिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जहां तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। So far as law of demand is concerned, this law is given by Alfred Marshall। इससे पहले कि मैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊं, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी के बगैर, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। और ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये सिर्फ अप्लाई होता है नॉर्मल गुड्स के लिए। गिवन गुड्स के लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। पहला जो assumption है लॉ ऑफ डिमांड का, वो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जो दूसरा assumption है वो ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तीसरा assumption टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। फोर्थ assumption एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस फॉर ए कमोडिटी, कमोडिटी का जो कमोडिटी का जो प्राइस है फ्यूचर में, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में चेंज होगा या नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। These are the four main assumptions. Now, my dear viewers, I will explain law of demand. What actually the law of demand status? Law of demand status, it states that keeping other factors, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी के बगैर, जितने भी फैक्टर्स हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जो कमोडिटी का प्राइस है वो तब्दील होगा, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस, देयर विल occur, there will occur a change in the demand for commodity, डिमांड फॉर कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्राइस के बगैर, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। और जब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में तब्दीली आ जाएगी, उसके जरिए से डिमांड फॉर कमोडिटी में तब्दीली आएगी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पे इनवर्स जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें यह दिखाता है, इट शोज दैट देयर इज इनवर्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से नेगेटिव रिलेशनशिप, किस किस के बीच में, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और डिमांड फॉर कमोडिटी के बीच में। सो माय डियर व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा लॉ ऑफ डिमांड की टेबल और डायग्राम के जरिए से। सबसे पहले मैं टेबल के जरिए से एक्सप्लेनेशन दूंगा। फ्रॉम दिस साइड we show price of commodity X, and from this side we show demand for commodity X। अगर प्राइस 10 है तो इस प्राइस के ऊपर जो डिमांड फॉर कमोडिटी है वो भी 10 है। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ फ्रॉम 10 to 9, जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 10 to 15। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ फ्रॉम 9 to 8, जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 15 to 20। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर प्राइस 8 है
तो उस वक्त जो डिमांड है वो 20 है। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम 8 to 9, तो जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई फ्रॉम 20 to 15। और अगर प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम 9 to 10, जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई फ्रॉम 15 to 10। तो टेबल भी हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और डिमांड फॉर कमोडिटी के बीच में। अब मैं डायग्राम के जरिए से लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस वी मेजर डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी and from OY axis we measure price for X commodity. Let us suppose जब प्राइस 10 है उस वक्त जो डिमांड है वो है 10। जब प्राइस डिक्रीज हुआ फ्रॉम 10 to 9, जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 10 to 15। और जब प्राइस डिक्रीज हुआ फ्रॉम 9 to 8, तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई फ्रॉम 15 to 20। अब ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे और हमें एक कर्व हासिल होगी और उस कर्व को कहते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हमें यहाँ पे ये दिखाती है कि जब प्राइस डिक्लाइन होता है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, और जो डिमांड कर्व है वो स्लोप होती है डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिकॉज क्योंकि जब एक वेरिएबल डिक्लाइन होता है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो इंक्रीज होता है। My dear viewers, in another lecture, I will explain how law of demand fails. Law of demand किस तरीके से फेल होता है। तो ये था आज का लेक्चर लॉ ऑफ डिमांड के मुतालिक। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।